हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी जो धमाकेदार सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि पहला जो ये तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का, पहले लेक्चर में जब मैं आप लोगों के साथ में था और जब सेकेंड लेक्चर में आया तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर दिए एक दिन में। जब मैं कल आया था, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने 70,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर दिए, और आज तो फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम मचा दिया है। और आप देखिए कि पिछला वाला जो कल का लेक्चर था, आपने जब जिस समय में ये स्क्रीनशॉट ले रहा था उस समय में आप लोगों ने 93,000 से ज्यादा व्यूज कर दिए हैं एक दिन के अंदर में। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर में सेशन को अपना प्यार दे रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, और ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग धमाकेदार सेशंस करते रहेंगे। बट मैं यहाँ पर मैं एक इसी चीज़ की मदद से, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, आपको बता दूं, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब से भी तो इनकम होती होगी। आप देख लीजिए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है 0 है, ठीक है। तो यूट्यूब से हमने ऐड नहीं चलाते, जो एड्स आती है वो यूट्यूब लेता है पैसा, हम नहीं लेते पैसे यूट्यूब से, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा सर कल वाला वीडियो, ये आप देख लीजिए 6 तारीख का वीडियो, 6 तारीख का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 0, ठीक है, 0। हम YouTube का मोनेटाइजेशन बंद रखते हैं, जो भी ऐड आती है वो YouTube के तरफ से आती है और YouTube को ही जाता है पैसा, YouTube हमें नहीं देता, हम नहीं लेते। ऑप्शन होता है लेने का, ठीक है। अगर हम ऐड चालू करें तो ज़्यादा फिर आपको ऐड्स आएंगी, ज़्यादा आपको परेशानी होंगी, फिर आपको लेक्चर देखने में दिक्कत होती है, तो हमने हमारे वाली एड्स को बंद रखा हुआ है, ठीक है। जो भी एड्स आती है वो यूट्यूब करता है, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब दिखा सकता है और वो यूट्यूब ही लेता है, हम यूट्यूब से पैसे नहीं लेते हैं। ये बात मैं एक साल पहले भी बता सकता था, बीच में भी बता सकता था, बट कल किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, भाई हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ बतानी नहीं होती है, यूट्यूब से कोई पैसा नहीं लेते हम लोग, ठीक है। इतना बड़ा चैनल है, 4 लाख से ज़्यादा का चैनल है, ठीक है। लाखों रुपए वहां से भी लिए जा सकते थे, बट वहां से पैसे नहीं लेते हम लोग। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आवाज़ आ रही होंगी आप सभी लोगों को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही चीज़ बता रहा था कि जो व्यूज़ है, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू 0 है, कोई भी इनकम यूट्यूब की तरफ से हम लोग नहीं लेते, हमने मोनेटाइजेशन चैनल का ऑफ करके रखा हुआ है। जो आपको एड्स दिखती है वो यूट्यूब दिखाता है, यूट्यूब उसको रखता है क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। पूर्ण स्वराज जो है फ्रेंड्स, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड, ठीक है। पूर्ण स्वराज का जो आपका जो था, ठीक है, रिजोल्यूशन, वो कब अपनाया गया था ये आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है। क्यों नहीं लेते सर, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि एड्स अगर हम लोग यहाँ पर में उसको मोनेटाइजेशन ऑफ रखेंगे तो आपको बहुत सारी एड्स आएंगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर में, आपके तरफ में ज्यादा एड्स आए, ठीक है। जो एड्स यूट्यूब दिखाता है उस पर नहीं रोक सकते अपन, अगर हम बंद रखेंगे तो कुछ एड्स कम होंगी, तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे और पढ़ाई के ऊपर में फोकस करके आगे बढ़ पाओगे आप लोग। तो पूर्ण स्वराज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये इसका जो सिद्धांत था आप लोगों को याद रखना है, 1929 के अंदर में लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बता दीजिए आप लोग, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन मैंने सपनों वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन के अंदर में पास हुआ था 1929 के अंदर में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब फ्रेंड्स एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर में, जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष थे इस सेशन के, उन्होंने एक जो है बेसिकली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव पास किया था कि 26 जनवरी को हम हर साल क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय जो है कब लिया गया था, तो 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन के अंदर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट जो सेशंस है उनकी ये लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टीचिंग परीक्षा के किसी भी जो है फ्रेंड्स कोर्स में चले जाइए आप लोग, वहां पर में आप लोगों को मिल जाती है ये। तो फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का WC बैनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1885 के अंदर में, ठीक है। तीसरा वाला सेशन इंपॉर्टेंट है आपका 1887 का, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, सुपर टेट के अंदर में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स आपका 1896 का पहली बार जो है वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया, वंदे मातरम, ठीक है। 1896 में रहमतुल्लाह एम सयानी उसके अध्यक्ष थे। 1911 के अंदर में पहली बार जन गण मन गाया गया। चलो 2 पॉइंट आज कर ही लेते हैं, इतना तूफानी कर रहे हैं तो एक बार एक चीज और, वंदे मातरम कब गाया गया था, कौन से सेशन में? जन गण मन कब गाया गया था, कौन से सेशन में? जल्दी बताइए आप लोग, आप लोग आंसर करेंगे, एक एक बच्चे का मेरे को कमेंट चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में आप देखिए कि लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर में जवाहरलाल नेहरू जो थे फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी समय में पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। सरदार सरोवर डैम जो है आप लोगों का कौन कौन से राज्यों के अंदर में है, जल्दी बताइए। सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। अब देखो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तो समझ में आता है, पंजाब कहाँ से चला गया भाई? अगर आप मैप भी देखोगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर के राज्य ठीक है, ये पंजाब कहाँ से चला गया उड़ के? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता सी आपका। और यहाँ पर में भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर में सरदार सरोवर डैम में गोवा कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है, तो गोवा भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, गोवा। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इस परियोजना से जो भी बिजली पैदा होती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, सरदार सरोवर बांध से वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को प्रोवाइड की जाती है। थोड़ी सी बात को समझो आप लोग, होता क्या है, ठीक है। एक बड़ा मैप हम लोग बनाते हैं यहाँ पर में हमारे भारत का इस तरीके से। यहाँ से वो नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर में, ठीक है, सरदार सरोवर डैम बनाया गया है आपका। यहाँ पर में सरदार सरोवर डैम गुजरात में, कहाँ पर में है? गुजरात में। लेकिन क्या गुजरात में है तो केवल गुजरात को वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी? नहीं, जो सरदार सरोवर बांध के जरिए या सरदार सरोवर बांध के जरिए जो भी संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, उसका बंटवारा राजस्थान को भी होता है, मध्य प्रदेश को भी दिया जाता है और महाराष्ट्र को भी दिया जाता है, और गुजरात अपने पास में तो रखता ही रखता है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी के ऊपर में है, और उसके जो भी जो आउटपुट निकलता है उसका, वो गुजरात को तो मिलेगा ही क्योंकि गुजरात में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी उसका बंटवारा होता है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था जो टीआरई 1.0 के अंदर में पूछा गया आप लोगों से। तो कभी भी पूछा जा सकता, हो सकता है पीआरटी में पूछ ले इस बार आप लोगों से, हो सकता है 6 to 8 में पूछ ले, हो सकता है टीआरई 9-10 में वापस से पूछ ले, हो सकता है आप लोगों से 11-12 में पूछ ले ये पॉइंट, ठीक है। तो एक बार लिख दो आप सभी लोग, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे। और यहाँ पर में देखिए आप लोग, आपका 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल है? आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ? थोड़ा जा रहा है। 1.0 के अंदर में 9-10 में सवाल पूछा था ये वाला, आप लोग खुद देखिए यहाँ पर में 9-10 के अंदर में पूछा था सवाल 1.0 के अंदर में, और ये क्वेश्चन 2.0 के अंदर में 6 to 8 के अंदर में पूछा गया, सेम सवाल। और यहाँ हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मेरे को, ये कमेंट में आंसर चाहिए, और मेरे को सिर्फ ये नहीं होना कि कौन से नंबर का है, मेरे को यहाँ पर में आपको राज्यों के नाम चाहिए। टीम इसका पोल ना दीजिए, इस पोल को मैं बंद कर रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, हर एक बच्चे को कमेंट में आंसर करना है, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा। ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ 2.0 के अंदर में क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, और 1000 से ज्यादा लाइक्स जो है फ्रेंड्स आपने सेकंड क्वेश्चन में ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ 1100 प्लस लाइक्स आप लोगों के हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। तो ये इन सभी 1100 बच्चों को समर्पित ये सेशन। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। रिपीटेड क्वेश्चन आपका, ओके। ऐसे ही आगे में भी पूछे जाने की बहुत 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 प्रबल संभावना है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना है? टीआरई 9-10 में पूछा गया क्वेश्चन, लीजिए, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, एक से अधिक या नन ऑफ द अबव? हाँ, एक से अधिक ना, दो नदियों के ऊपर में आधा आधा बना देते बांध हम लोग यहाँ पर में। अरे बांध बनेगा तो एक ही नदी पे बनेगा ना, दो नदी पे कैसे बनेगा एक साथ? मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉनसेंस, ठीक है। बताओ, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, अभी आपको बताया, और ये क्वेश्चन टीआरई 2.0 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 2.0 के अंदर में। आंसर है इसका नर्मदा नदी के ऊपर में बनाया गया है। कौन से राज्य में बनाया गया है आप लोग आंसर करेंगे, राज्य कौन से राज्य में है, कौन से मेन जो है ये बांध कौन से राज्य के अंदर में, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। लीजिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था मैंने आप लोगों को पिछले बार? देखिए यहां पर में फ्रेंड्स ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला क्वेश्चन जो है 2.0 में फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2.0 में भी पूछा गया। तो जो भी पढ़ा रहा हूं वही से क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चा रिवीजन करके जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसका फायदा होगा। और यही चीज आप लोगों को सपनों वाली जो क्लास है आप लोगों की, कल भी रात में 1:30 बजे तक हुई थी, उसमें भी मैंने कराया आप लोगों को। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स सपनों वाली क्लास, और सपनों वाली क्लास की कल टेस्ट है, आपको पता है ना, सैटरडे के दिन, मतलब कल 10:30 बजे रात में टेस्ट है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने भी देखा है। चारों लेक्चर्स अच्छे से करके आएंगे आप लोग। जी हाँ बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल कर सकते हो आप।
नेहा पांडे जी, आप जो नंबर है ना यहाँ पर में जो चल रहा होगा नीचे में, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। तो देखिए फ्रेंड्स, पूर्व और पश्चिम गलियारा, ईस्ट एंड वेस्ट गलियारा, इसको आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2.0 के अंदर में 6 to 8 में पूछा गया, 2.0 में 9 10th में पूछा गया। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये, इसी वजह से कहता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में क्या होने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर में ईस्ट वेस्ट, ये सिलचर से स्टार्ट होता है और पोरबंदर तक फैला हुआ है, सिलचर से पोरबंदर तक, ठीक है। सिलचर कहां पर में, आसाम में, और पोरबंदर कहां पर में, गुजरात में। तो ये गलियारा, गलियारा इन द सेंस एक रोड है, कॉरिडोर इसको बोला जाता है, अगर आपको जाना है तो इस रास्ते से आप लोग जा सकते हो। और नॉर्थ और साउथ का, उत्तर और दक्षिण का गलियारा कौन सा है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आप एक एक करके आंसर करो। चलो इस क्वेश्चन को मैं 1 नाम देता हूं, 1 का आंसर करो आप लोग। चलो अब बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 1 बोलकर इसका आंसर करो आप सभी लोग। तो आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 बोल के करते, चलो ठीक है, इसको 1 बोल के करते, इसका आंसर करो आप लोग। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है इंडिया का, तो सिलचर आसाम में है और पोरबंदर गुजरात में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो 6वीं से 8वीं में आया था, ठीक है। 9 10 में जो क्वेश्चन आया था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला, तो सिलचर से पोरबंदर, सिलचर कहाँ है और पोरबंदर कहाँ है, ये आंसर करो आप लोग, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर में दिया नहीं है, तो आप लोग आंसर कर देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। 1800 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे। ब्लैंक इज द सिचुएशन व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, ठीक है। मतलब टीआरई 1.0 के अंदर में पूछा गया कि यह एक ऐसी स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, ठीक है। एक दूसरे की, तू मेरी सामान खरीद ले, मैं तेरा सामान खरीद लेता, क्योंकि बीच में पैसे है ही नहीं। तो ये क्या कंडीशन आप लोगों की बन जाती है, बताइए जल्दी से, कौन सी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जब दोनों एक दूसरे की चीजें खरीदते और बेचते हैं। देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी जो है फ्रेंड्स बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा, वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है, या वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके अंदर में क्या होता है कि आपके पास में मान लो सेब है और इसके पास में ये बैगन है, ठीक है, तो आप इसको दे दो सेब, ठीक है, और ये आपको दे देगा बैगन। तो इस तरीके से ये इसको बैगन चाहिए थे, वेजिटेबल्स चाहिए थे, तो इसने ये ले लिया, इसको फ्रूट्स चाहिए थे तो इसने फ्रूट्स ले लिया। तो इस तरीके से एक दूसरे का एक सामान बेच, मतलब एक दूसरे का सामान खरीदते और बेच लेते आपस में ही, इसको बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। कहाँ पूछा गया था ये क्वेश्चन, 1.0 में 9 10th की एग्जाम के अंदर में। अब ये क्वेश्चन 6 to 8 में रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन प्राइमरी में रिपीट हो सकता है आप लोगों का जीएस के अंदर में, 1 to 5 के अंदर में, 11 12 के अंदर में भी रिपीट हो सकता है। तो याद रखना है सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इसको बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन आपका। नाउ फ्रेंड्स 6 to 8 के अंदर में देखिए टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन, ये 1.0 में था और ये टीआरई 2.0 में। एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, आप जाके चेक कर लो बीपीएससी की वेबसाइट पे, एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगाया आप लोगों के लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर में कौन सा वाला कथन सत्य नहीं है, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, धन उपलब्ध होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एज एक्सचेंज, मनी होती है ये बार्टर सिस्टम में, पैसे नहीं होते, एक सामान देता है दूसरा सामान ले लेता है, पैसे बीच में है ही नहीं, तो ये वाला जो है आपका गलत है। ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इच्छाओं का दोहरा संयोग होना चाहिए ना, इसको सब्जी खाने का मन हो, इसको फ्रूट खाने का मन हो और इसको सब्जी खाने का मन हो, तभी तो होगा। नहीं तो पता चले ये बोल रहा है कि मेरे को सब्जी खानी है लेकिन ये बोलता मेरे को फ्रूट नहीं खाना, ठीक है, मेरा नहीं मन कर रहा फ्रूट खाने का, ठीक है, शब्बो तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो, साथ में फ्रूट्स खाए होते, अब मेरे को नहीं खाना। अब ये बोलता भाई अरे मेरे को, लेकिन जब मेरे को खाना है ना, सब्जी खानी है, भूख लगी, तो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा यहाँ पर में, इच्छा होगा, इसकी इच्छा ही नहीं है पगले की, और ये इसको भाई को भूख लगी है, क्या करेंगे फिर, है ना। तो डबल कोइंसिडेंस मतलब इच्छाओं का एक दूसरे के साथ में समरूपता होनी चाहिए, तभी जो है काम बन पाएगा आप लोगों का, अदरवाइज नहीं होगा वस्तु विनय प्रणाली के अंदर में। तो डबल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में याद रखना है, संयोग होना चाहिए, विनय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गुड होना चाहिए आप लोगों का, ये भी सही है। आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत है, धन की उपलब्धता नहीं होती, गलत वाला पूछा है, नॉट ट्रू बोला है यहाँ पर में, तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जो एग्जाम में आपको जॉब दिला कर देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बताओ। जो बच्चों ने सपनों वाली क्लास देखी है, मैंने आपको 3rd नंबर की सपनों वाली क्लास के अंदर में ये कराया कि नहीं कराया आप लोगों को, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान किसके ऊपर में आधारित थे, बार बार बताया आप लोगों को। तो टीआरई 1.0 के अंदर में 9 10th में आया था ये क्वेश्चन,
पहली पंचवर्षीय योजना कौन से वाले मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर से बता देता हूं एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा, ठीक है। फर्स्ट वाली जो थी आप लोगों की वो हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जो सेकंड वाली थी, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। और जो थर्ड वाली थी आप लोगों की गार्डगिल प्लान के ऊपर में, ये भी पूछ सकते हैं, गार्डगिल प्लान, गार्डगिल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, गार्डगिल फॉर्मूला, ठीक है, गार्गिल फॉर्मूला। तो इसको याद रखना था आप लोगों ने, तीनों के तीनों। पहली वाली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, याद रखो आप लोग। दूसरी वाली 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है, ये आप लोगों की तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना चली थी। ऐसे याद रखना होता है आप लोगों ने। 2000 प्लस बच्चे हो चुके हैं फ्रेंड, 1400 लाइक्स। ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी से 2000 के पार आप लोगों ने पहुंचाना है नंबर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हैरोल्ड, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है उसके ऊपर में आधारित था ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, किसको समर्पित थी? देखिए यहां पर में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी। किस पर, किसको समर्पित थी? चलो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 56 के बीच में। किसको समर्पित थी? 11-12 में पूछा गया क्वेश्चन, जीएस के अंदर में, जनरल स्टडीज मतलब 40 नंबर वाले क्वेश्चन में, पीआरटी में पूछा जा सकता है, 6 to 8 में, 9, 10 में, 11-12 में फिर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये समर्पित थी आप लोगों की फ्रेंड्स कृषि के विकास को। पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर को समर्पित थी, एग्रीकल्चर को। दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो समर्पित थी आपकी इंडस्ट्रीज को। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इसके ऊपर में मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूं आप लोगों का, ठीक है। जो सपनों वाली क्लास है ना, उसके अंदर में मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा जिसके अंदर में केवल मैं आपको पंचवर्षीय योजना और इसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनके ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पर में भी उसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं ले सकता हूँ आप लोगों के लिए। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन 6 to 8 में, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसको गलत कथन को पहचानिए। आपको बताया 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया था? 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया है? बार बार बताया आपको, यूएसएसआर से लिया गया है। दिस इज द पावर ऑफ सपनों वाली क्लास। एक एक पॉइंट जो यहां पर मैं पूछ रहे हैं ना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को जो है मैंने अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू करवाए हुए। यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, बिल्कुल सही है आप लोगों का। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दस्तावेज 1951 में जारी किया गया था, ठीक है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, गलत, ठीक है, सेकंड वाले के थे वो। तो यही तो बात है आप लोगों की, सेकंड वाले के थे, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आप लोगों का हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, फर्स्ट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपसे गलत वाला पूछा था ना कि गलत कथन को पहचानिए, तो आपका सी इज द गलत आंसर, ठीक है। पीसी महालनोबिस सेकंड वाले मॉडल से रिलेटेड है, सेकंड वाले मॉडल से, ठीक है। तो यूएसएसआर से इसको उधार लिया है हमने, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। चलो, अच्छा, फ्रॉम विच कंट्री वर द 5 ईयर प्लान टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए इसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो आपको बताना है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं फ्रेंड्स इसके बारे में। सबसे पहले आप इसका आंसर करो, सबसे क्लोज वाला जो आंसर है, टीआरई 1 का आंसर क्वेश्चन नहीं है, सबसे आप आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सभी लोग। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के यूएसएसआर इसकी, तो आप लोगों का अगर हम लोग यूएसएसआर के बारे में बात करें कि यूएसएसआर कब से कब तक था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 1922 से लेकर 1991 तक था यूएसएसआर अस्तित्व में। ये आपको बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ठीक है, सपनों वाली क्लास नंबर 1 के अंदर में याद कराया था आपको, बोला था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में इसको याद कर लेना। 1922 से लेकर 1991 तक था, 1991 में ये 15 देशों में टूट गया था, ये बताया था आपको। इसमें इन 15 देशों में सबसे बड़ा कौन था? रशिया था। इसी वजह से फ्रेंड्स कई बार यूएसएसआर को रशिया के रूप में भी जान लिया जाता है, ये बताया हुआ है आप लोगों को पॉइंट। इसी वजह से ये याद रखना था आप लोगों ने कि यूएसएसआर को रशिया के रूप में भी जाना जाता है, तो आंसर आपका रशिया हो जाएगा। तो रशिया बोलो या यूएसएसआर बोलो, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर में जो 15 देश थे उनमें सबसे बड़ा रशिया था। इतना बड़ा था, इतना बड़ा है रशिया की देखिए आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया ही है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके चलिए
नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के दोनों रशिया से ली गई है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 5 ईयर प्लान और आप लोगों का 5 ईयर प्लान और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भी। चलो तो रशिया से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, 5 ईयर प्लान। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बताई थी, न्याय वाली बात, जस्टिस, न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं हमारे भारत की प्रियम्बल में? 3 प्रकार के। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से, रशिया से लिया गया है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, गुलाबी क्रांति, क्या बताया था मैंने आप लोगों को उसका आंसर? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ठीक है, तो गुलाबी आंखें जब जब आप देखते हो तो आंखों से पानी निकल आ जाता है भाई कि यार क्या गुलाबी गुलाबी आंखें इसकी। बताया था ना ट्रिक आप लोगों को मैंने कि गुलाबी आंखें जब आपने देखी तो आंखों से पानी निकल गया आप लोगों के। ठीक है, तो अनियन से, प्याज से भी तो आप लोगों की आंखों से पानी निकल जाता है ना। तो अनियन, पिंक रिवॉल्यूशन, याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी, आई होप आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। फर्टिलाइजर, उर्वरक के लिए मैंने आपसे कहा था कि उर्वरक ग्रे कलर का दिखाई देता है आप लोगों का, ग्रे कलर का, है ना, तो ग्रे। धूसर क्रांति, धूसर, धूसर कलर, ग्रे कलर जिसको आप लोग बोलते हो, धूसर, धूसर कलर की क्रांति। ओके, एग, अंडा, अंडा, अंडा जो है फ्रेंड्स सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर। ठीक है, रजत क्रांति कहते हैं इसको हिंदी में, रजत क्रांति, रजत, रजत क्रांति। तो हो गया आप लोगों का, सारे के सारे याद हो जाते हैं आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा था? टीआरई 1.0 में, 9th में। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन आया था 68वीं बीपीएससी के अंदर में। ठीक है, 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन सर। ठीक है, 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति। ठीक है, तो धूसर क्रांति बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से, पूरे के पूरे जल्दी जल्दी से बताइए। तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो प्याज जैसा पानी आ गया आंख में, तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है आप लोगों की, बी की जोड़ी 1 के साथ। और ये तो मैंने आपको बिना ऑप्शन के भी प्रैक्टिस करवाया था लास्ट में, बी की जोड़ी 1 के साथ में। धूसर वाली भी अभी आपको बता दिया, ए की जोड़ी जो है आप लोगों की लगने वाली है फर्टिलाइजर के साथ में, तो उर्वरक ए की जोड़ी लगेगी 4 के साथ, बी की जोड़ी 1 के साथ। तो 4 1, 4 1 यहाँ दिया, ये आंसर ये नहीं हो सकता, एक से अधिक भी नहीं हो सकता आंसर, तो नन ऑफ दी अबव या फिर बी आंसर होगा। रजत क्रांति, आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, तो अंडा, तो सी की जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है, सी की जोड़ी 3 के साथ आप लोगों की। और डी जो है फ्रेंड्स लाल क्रांति, लाल लाल टमाटर जैसे गाल, तो लाल टमाटर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी की जोड़ी जो है 2 के साथ लगेंगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों को याद रखना था। तो देखिए पूरी की पूरी चीजें आपको एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूं मैं, पूरी चीजें, और ऐसे ही हमने इसमें भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोग यहाँ पर में देखिए पूरी की पूरी क्रांति है आप लोगों की, अलग अलग क्रांति, कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है आप लोगों की? राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है। सिल्वर, रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति बोले सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडे से, सिल्वर फाइबर बोले तो कपास से, ये भी याद रखना था आप लोगों ने। इंग्लिश में भी आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है, इंग्लिश के अंदर में भी। तो जल्दी जल्दी से 1600 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया सेशन को। अगर आप चाहते हो ऐसी एनर्जी के साथ में मैं पढ़ाता रहूं तो सभी लोग जल्दी से अपना अपना योगदान दे देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार शिक्षक भर्ती के कोर्सेज के साथ में जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं सिलेक्शन बैचेस के साथ में, तो 40% ऑफ का आज लास्ट डे है आपका। ठीक है, उसको आप लोग ले सकते हो। इसमें आप लोगों को जो आपकी जो रिवीजन बैच है 300 रुपीज वाले जो रिवीजन बैच है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, जितने भी बच्चे इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे इसके अंदर में रहेंगे साथ में बैच में, उनको रिवीजन बैच जो आप लोगों की 28 तारीख से स्टार्ट होंगी, 28 फेब से 27 फेब से जो स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की, ठीक है, आपकी एग्जाम तक, ठीक है, वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। बाकी जो बच्चे हैं वो रिवीजन बैच में फिर 300 देकर उसमें एनरोल हो सकते हैं। सपनों वाली क्लास इसके अंदर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कोई भी बच्चा इसके अंदर में किसी से भी ज्वाइन होता है सपनों वाली क्लास उसके लिए इंक्लूडेड है इसके अंदर में डायरेक्टली। तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जो नंबर नीचे चल रहा है 7611101101 या 9697884444 कॉल कर सकते हो, या फिर आप ये जो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपका क्वेश्चन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारत के संविधान, भारत के अंदर में संविधान जो है आप लोगों का, ठीक है, भारत के संविधान के अंदर में बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका?
भारत के संविधान के अंदर में प्रियम्बल कहां से लिया गया ये बताइए आप लोग। तो देखिए, अगर प्रस्तावना की बात करेंगे हम लोग, तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये हमारे भारत के क्या है, एक भारत के संविधान का एक आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टाइप का है। हमने जापान, जर्मनी, इंग्लैंड नहीं, हमने यूएसए के संविधान से लिया है प्रियम्बल को, यूएसए। तो आंसर आपका दिया नहीं है यहाँ पर में, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर में, ठीक है, कितने लोगों ने आंसर किया है, ई आंसर आ रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताइए कितने लोगों का सही था ये, ई लगाया, या कितने लोगों ने यहाँ पर में जो है केवल तुक्का मारा था, कितने लोगों ने आंसर सही किया था, ये मेरे को कमेंट करके बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, प्रियम्बल हमने यहाँ से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इसको बताया आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब, वो हमने देखा हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने वहां से लिया है। आपको बताना है कि कौन सी वाली चीज कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे भारत के संविधान को आपने 25 भाग में, पार्ट टोटल 25 है, और जो शेड्यूल है, शेड्यूल वो टोटल है आपके 12, ठीक है, तो 25 पार्ट्स है, टोटल 25 पार्ट्स है, ठीक है, और शेड्यूल 11 है, 12 है आप लोगों के, शेड्यूल शेड्यूल 12 है। तो उसमें से जो 7वें नंबर की अनुसूची है, 7वें नंबर का जो शेड्यूल है आपका अनुसूची, उसको आप ऐसे बांट सकते हो, उसमें काम का बंटवारा किया गया है, संघ के काम, केंद्र सरकार के काम, ठीक है, राज्य के काम, और कुछ है आप लोगों के कॉन्करेंट या समवर्ती सूची जिसको कहते हो आप लोग, समवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसमें कानून बना सकती है। तो फॉरेस्ट आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, कॉन्करेंट लिस्ट में, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, और पुलिस जो है ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है, स्टेट लिस्ट में। तो आपका कॉन्करेंट में कौन सा आता है बोला ना, तो फॉरेस्ट आता है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ कि क्या हमेशा से फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में था, समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी, ठीक है। वैसे ही एजुकेशन, जो शिक्षा है आपका, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। ये हमेशा से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में नहीं था। आप लोगों को बताना है यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आप लोगों को कौन से जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इसको जो है फ्रेंड जोड़ा गया है आप लोगों का 42वें संविधान संशोधन के जरिए, 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 के अंदर में इसको जोड़ा गया था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कौन से संविधान संशोधन के जरिए किया गया था इस बदलाव को, ठीक है। चलिए बाकी आगे जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ठीक है, इवन करेंसी, ये याद रखना आप लोगों ने, करेंसी किस में है, करेंसी या जो मुद्रा है वो भी यूनियन लिस्ट में है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर मतलब जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बना के रखना, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वो सब स्टेट लिस्ट में है। फॉरेस्ट और एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन से देश से लिया गया है, बताओ कौन से देश से उधार लिया गया है, ये आप लोग बताएंगे, बार बार बताया आप लोगों को, कॉन्करेंट लिस्ट कौन से देश से उधार लिया गया है, ठीक है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर आ जाने चाहिए आप सभी लोगों के, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट आप लोगों का लिया गया है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई है। आप लोगों का टीआरई 1.0 के अंदर में 9th 10th में पूछा गया प्रश्न, जल्दी बताएंगे सभी लोग। टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 76वें 1976 में जोड़ा गया था, 25वें, 38वें, 42वें, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो कितनी थी, ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, ठीक है, 10 थी, ठीक है, 10 थी, ओके। फिर बाद में 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हर कोई बच्चा, और इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे को बताओ, 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के जरिए और कौन से साल, जल्दी से हर कोई बच्चा कमेंट में आंसर लिखेगा, इसका कमेंट में आंसर लिखना है, क्योंकि कमेंट में जब लिखोगे तभी याद होगा। 1850 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 2000 के पार आप लोगों ने पहुंचाना है सबने मिलकर, जल्दी। तो देखिए आपका 10 थी, 11वें नंबर की जो है आप लोगों की 11th नंबर की, ये याद रखना है आपने 2002 में जोड़ी थी 86वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में। केवल 2 महीने पुराना क्वेश्चन है ये, बीपीएससी का टीआरई 2 का क्वेश्चन आपका, 2 महीने पुरानी उम्र है इसकी बस। ओके, तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है आप लोगों की 1976 में बनाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। 1976 के अंदर में उन्होंने अपनी सिफारिश दी, जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से देश से ली गई थी ये बताएंगे आप सभी लोग। देश कौन सा था, कौन सा देश है, कहां से ली गई है, ये आप लोग बताइए। बार बार रिवाइज करवा रहा हूं इसी वजह से, ताकि आपको याद हो जाए। ओके, कैसे जुड़ेंगे सर कोर्स के अंदर में? तो सिंपल सी बात है, 7611101101 या 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में भी आप डायरेक्टली जाकर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। सिंपल सा है, मैंने पहले भी बताया आपको, आपके क्लास के नीचे में यहाँ पर में ना एक लिंक होती है आप लोगों की। ठीक है, एक लिंक होती है, उस लिंक के ऊपर में आप लोग क्लिक करोगे तो वो लिंक के ऊपर में जाकर आप लोग आराम से कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर में वो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्यूमिनियम 9-10 में पूछा गया क्वेश्चन। एल्यूमिनियम किससे निकलता है? यूएसएसआर बोलो या रशिया बोलो, एक ही बात है आप लोगों का। क्वेश्चन दोनों ही इंटरचेंजेबली पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम निकाला जाता है आप लोगों का बॉक्साइट से। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन, बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर में पाया जाता है आप लोगों का? ठीक है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट पूरे दुनिया में कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? और आपको बताना है भारत में सबसे ज्यादा कहां पर में पाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, पूरे दुनिया में और भारत के अंदर में कहां पाया जाता है ये आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। बॉक्साइट आप लोगों ने आंसर कर दिया है। भारत की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो भारत के अंदर में ये पाया जाता है। ठीक है, भारत में उड़ीसा राज्य के अंदर में, उड़ीसा में। अगर विश्व की बात करूं आप लोगों से, तो विश्व में ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया लिखो सभी लोग, दोनों के दोनों पॉइंट लिखो। भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है और पूरे दुनिया में कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है फ्रेंड्स प्राइमरी एक और है आप लोगों का जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बाकी क्रायोलाइट भी है आपका जिसमें से एल्यूमिनियम निकलता है, कोरंडम भी है और फेल्ड्सफर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइमरी कौन सा है? बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट के अलावा मेरे साथ साथ में लिखोगे क्या? देखो थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन जिंदगी के अंदर में ना छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, बस थोड़ी थोड़ी चीजें कर लो मेरे साथ साथ में, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ में लिखो क्रायोलाइट, हर कोई बच्चा लिखेगा यहाँ पर में क्रायोलाइट, इससे भी निकलता है एल्यूमिनियम आप लोगों का। कोरंडम कोरंडम कोरंडम, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कोरंडम आप लोगों का हो जाएगा, जिसमें से निकलता है आप लोगों का फेल्ड्सपर, फेल्डस्पर। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इन तीनों से भी निकलता है आपका एल्यूमिनियम। लिख दो, एक बार लिख दो, कुछ नहीं जाता आपका। देखिए एक बार आ जाएगा आप लोग बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, ये चीज समझिए आप सभी लोग। ओके, और यही चीज मैं आप लोगों को जो है करवा रहा हूँ रोज रात में, कल रात में 1:20 तक रात में हम लोगों ने सपनों वाली क्लास की है, और यही चीज मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? टीआरई 2.0 में पीआरटी में पूछा गया प्रश्न, लीजिए पीआरटी का प्रश्न आप लोगों का, टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न, आंसर कीजिए इसका क्या होगा? टीआरई 2.0 के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका पीआरटी में, बॉक्साइट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, अभी बताया आप लोगों को मैंने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको भी, ये भी आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 2 पॉइंट है जो याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है, और विश्व की सबसे पुरानी वाली चट्टानें जो दुनिया में सबसे पहले बनी होंगी, सबसे पुरानी वाली चट्टानें, वो भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 इंक्लूड किया गया था। ठीक है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था आप लोगों का? रियो जो है शिखर सम्मेलन आप लोगों का हुआ था 1992 में ब्राजील के अंदर में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के अंदर में, ब्राजील के अंदर में 1992 में। तो ये जो एजेंडा 21 था, ठीक है, मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर में हमने क्या करना है? हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में जो है ध्यान देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक सतत विकास,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना आप सभी लोगों ने, एजेंडा 21, एजेंडा 21 ये कब आया था आप लोगों का, ये आया था 1992 के अंदर में, ठीक है। जो रियो समिट हुई थी आपकी, रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, अर्थ समिट भी बोलते हैं इसको, अर्थ अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है, 1992 में ब्राजील में हुआ था। ये किस चीज से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जिसको सतत विकास आप लोग बोलते हो, सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का मतलब होता है ऐसे विकास करना कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। अगर आने वाली जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखोगे तो क्या होगा कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आगे वाले लोगों को, आने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 1992 में हुआ था एजेंडा 21। नाउ नेशनल अर्थ समिट कब हुई थी, लो कल लो बात, लो कल लो बात आप लोगों की। 1 में पूछा गया, टीआरई 1 में 9-10 के अंदर में, ठीक है। और वहीं पे आप लोग देख लीजिए टीआरई 2 के अंदर में क्या पूछा गया, अब बताओ आप लोग। और इसी क्वेश्चन के साथ में आपने 2000 प्लस लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन 2000 बच्चों के लिए यार एक लाइक, एक जो है दिल मेरे तरफ से, क्योंकि ये बच्चे हैं जो इस सेशन को फ्यूल दे रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने तरफ से जो है सेशन को जो है अपना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे इस क्वेश्चन को आगे लगाकर, इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, रियो में हुई थी। रियो कहाँ पर में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, ब्राजील, ठीक है। आंसर आ गया आप लोगों का, है ना। चलिए टीआरई 2.0 का 6 to 8 का क्वेश्चन आपका, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, किस चीज के लिए बुलाया गया था रियो समिट आप लोगों का, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा आप लोगों का। ओके तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 वाज कन्वेंट टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल क्राइसिस, भाई की वैश्विक सामाजिक स्तर, राजनीतिक संकट आ गया, कोई राजनीतिक संकट नहीं था, सामाजिक आर्थिक संकट भी नहीं था, पर्यावरण को बचाने के लिए था भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण, इन सारी चीजों के लिए था वो अर्थ समिट। दुनिया को बचाओ, नहीं तो क्या अचार डालोगे क्या बाकी की चीजों का आप लोग, ठीक है। अरे दुनिया ही नहीं रहेंगी तो बाकी पॉलिटिकल चीजों का, इकोनॉमिक सोशल चीजों का अचार डालोगे आप लोग। अर्जेंट प्रॉब्लम जो थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, उसके लिए इसमें एजेंडा 21 लिया गया था। जल्दी बताओ एजेंडा 21 किस चीज से रिलेटेड था, एजेंडा 21 किस चीज से डील करने के लिए बनाया गया था रियो समिट 1992 में। जल्दी बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और एक बार यार जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ज्योति सिंह जी, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में, और आप देख रहे हो कि पूरी एनर्जी के साथ में मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते भी रहिए, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के, बेहतरीन रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के, जो आपको पूरा का पूरा करवा देंगे अच्छे से। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आज 40% डे का लास्ट डे है आप लोगों का, ठीक है, 40% का। तो कैसे जुड़ सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं देखिए आप लोग, सिंपल सा है। आप लोग टीचिंग परीक्षा का जो चैनल है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसके ऊपर में आप लोग लेक्चर को देख रहे हो, आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में इस लेक्चर को आप लोग देख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, ठीक है, इस सेशन को आप लोग देख रहे हो। अब क्या करोगे आप लोग, इस सेशन के नीचे में आप लोगों को एक लिंक मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये आप लोग हो, यहाँ पर मैं आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों का ये सेशन। यहाँ पर मैं आप देखिए ये एक लिंक है, linktr.ee टीचिंग परीक्षा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपके सामने एक जो है ऐसा वाला एक पेज खुला जाएगा। अगर आप मान लो 6 to 8 के लिए कर रहे हो या 9-10 के लिए कर रहे हो, या कॉम्बो लेना चाहते हो, कॉम्बो 6 to 8 और 9-10 दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, डायरेक्टली एक पेज खुल जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों के लिए यहाँ पर में पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए में पड़ जाएगा करके कोर्स कंबाइन वाला, जो भी आपका पूरा का पूरा डिस्काउंट है 52.37% हो जाता है टोटल मिलाकर, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और रिवीजन बैच और सपनों वाली क्लास इसके अंदर में इंक्लूडेड है। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, ओपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में।
पिंकी जी देखिए, वो अलग से नहीं मिल सकती, जो नाइट वाली क्लास या सपनों वाली क्लास है ना, वो उसको लिंक की हुई क्लासेस है एक्चुअली, वो लिंक हुई हुई क्लास है। वो जो पेड क्लासेस है उसी के साथ में चल रही है, तो वो अलग से नहीं चल सकती ना, इसी वजह से। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्या जानते हो आप लोग लाहौर अधिवेशन के बारे में? क्या इसके अध्यक्ष के बारे में आप लोग जानते हो? ठीक है, अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, आप लोग बताइए कि क्या जो है आपका पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाने की घोषणा की गई थी? इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा कब, कौन से दिन को की गई थी? बताइए जल्दी से। कौन से नदी के किनारे पर अध्यक्ष ने जो है झंडा फहराया था, वो भी बता दो आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? WCS प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। लाहौर में, लखनऊ में, त्रिपुरी में, बॉम्बे में, कहां पर में किया था? तो आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर में। ठीक है, जो भी जानते हो इसके बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो लाहौर अधिवेशन जो है वो आपका 19 दिसंबर 1929 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 1929 तक चला। इसके अंदर में हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, ताकि आजादी की ललक जग सके। ओके, लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। इसमें लखनऊ समझौता पास हुआ था, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक है, त्रिपुरी सेशन 1939 वाला, सुभाष चंद्र बोस उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। रामगढ़ सेशन 1940 का, ये कल रात में इसके बारे में पूरा बताया मैंने आपको कि कैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इससे स्टार्ट हुआ था 1940 से। रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में पहला सत्याग्रही, दूसरा, तीसरा किसको बनाया गया, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी इसमें। 53वें नंबर का सेशन था, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। फिर भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, इसका आंसर क्या होगा एनटीपीसी का क्वेश्चन। चलो संध्या भारती जी, स्वागत है आपका भी। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। 1002 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा बच्चे जो यहाँ पर में चैट रेट कर रहे हैं और 2300 से ज्यादा आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स कर दिया है। जो जो तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, मजेदार तरीका यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। पूरे दुनिया में कौन सा है बताओ? पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, ये बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। नाउ, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल में आया था ये क्वेश्चन ऑलरेडी, और आप लोगों के टीआरई में भी पूछा गया। तो आप बताइए अभी, ठीक है, कि भाई टीआरई में भी पूछा गया और इसके अंदर में भी पूछा गया आप लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। आप लोग समझ गए यहाँ पर में कि क्यों करना जरूरी है। यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था आपका 2022 के अंदर में। ठीक है, 2022 की एग्जाम में 15 मार्च 2023 को, और आप लोगों का टीआरई 2 की एग्जाम कब हुई? आप लोगों की ये हुई आपकी दिसंबर 2023 में। ठीक है, दिसंबर 2023 में। सेम क्वेश्चन है, बॉक्साइट का प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, खत्म। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एचटेट पीआरटी में। ठीक है, बताइए एचटेट पीआरटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ओजोन लेयर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? एजेंडा 21। एजेंडा 21 डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। एजेंडा 21 सतत विकास से रिलेटेड है। ओके, रियो डी जेनेरियो के अंदर में हुई थी, ब्राजील के अंदर में। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, रियो समिट को किस नाम से जानते हैं? अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और इसको बुलाया गया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर में डिस्कशन करने के लिए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य कौन से थे जिसको जोड़ा गया आप लोगों का? कौन से संविधान संशोधन के जरिए? ये बताएंगे आप सभी लोग। मौलिक कर्तव्य कौन से थे जिससे जोड़ा गया? तो आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर्स कंटिन्यूअसली आ गए यहाँ पर में। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आप लोगों का 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ईयर बताइए जल्दी से आप लोग, ईयर। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थी? पीएम कौन थी? और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्यों?
क्यू वाई काइकू, किसी को पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान एक साथ बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया था इसमें। 1315 का चैट रेट चल रहा है, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। 2400 से ज्यादा लाइक्स कर दिए। तो 42वें संविधान संशोधन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, कहां से ली गई थी? देश का नाम बताइए आप लोग, कौन सा देश था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका टीआरई 2.0 के अंदर में, ठीक है। पहले 10 थी, 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी कौन से साल और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? एक बार फिर से लिखो कमेंट में, फिर से लिखिए एक बार कमेंट में। इंदिरा गांधी जो है फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री थी। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा है? एक ही आर्टिकल है बस, 51A यही आर्टिकल है बस जो जोड़ा गया है, बस पार्ट 4A के अंदर में एक ही पार्ट है, बस एक पार्ट एक आर्टिकल, ठीक है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है? 5 ईयर प्लान, सपनों वाली क्लास के अंदर में आपको बताया था मैंने, और आज भी बताया। 5 ईयर प्लान आप लोगों का लिया गया था रशिया से, ठीक है। कई जगह पे यूएसएसआर भी मिलेगा, तो एक ही बात है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना उसके अंदर में। यूएसएसआर, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट जो बताया आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री 1922 में बना था यूएसएसआर, 1991 के अंदर में टूट गया 15 देशों के अंदर में। 1922 से 1991 के अंदर में तक था यूएसएसआर, ठीक है। रशिया उसका सबसे बड़ा पार्ट था। तो रशिया बोलो या यूएसएसआर बोलो एक ही बात है, क्योंकि रशिया ही मेन था उसमें, बाकी छोटे छोटे से बस उसके साथी थे। वो जस्टिस वाला पार्ट आपको क्वेश्चन कराया है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, प्लीज वो जस्टिस वाला पार्ट डाल दीजिए मेरे साथ में बच्चों। सिर्फ एक, प्यारे बच्चे हो ना आप लोग, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, मेरे साथ में एक चीज रिवाइज करो सभी के सभी लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। हमारे देश के अंदर में हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय हैं मेरे साथ साथ में बोलना आप लोग, ठीक है। सोशल, सामाजिक न्याय देंगे हम सबको, इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक न्याय देंगे, और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय देंगे। बोलो एक बार सभी लोग, जल्दी जल्दी से लिख भी दो चाहे कमेंट के अंदर में, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 प्रकार के न्याय देंगे। ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है। कौन से प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, एक क्वेश्चन बनता है। सपनों वाली क्लास में अच्छे से बताया था, प्लीज एक बार रिवाइज कर लो इस पॉइंट को अच्छे से आप सभी के सभी लोग, ओके। चलिए, तो जस्टिस 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार लिख लो यार, मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसीलिए वजह से जोर दे रहा हूँ। आपको पता है जिस क्वेश्चन पे मैं जोर दे रहा होता हूँ कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है आपका। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे पर उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? ठीक है, लो कर लो बात। ये क्वेश्चन कितने बार बता चुका हूँ आप लोगों को। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, चलो चारों गलियारे बताओ आप लोग जल्दी से मेरे को। गलियारे, गलियारे बताइए यहाँ पर में। गलियारे मतलब होता है आप लोगों का वो रोड है, कनेक्टेड रोड है आप लोगों के। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर में उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है आप लोगों का कन्याकुमारी तक, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि पूर्व पश्चिम वाला गलियारा कहां से कहां तक जुड़ता है? पूर्व पश्चिम वाला, पूर्व पश्चिम, यहां पर में सिलचर नाम की जगह है, कहां तक जोड़ेगा यहाँ पर में बताओ? कौन सी जगह जहां पर में जोड़ता है? ये पोरबंदर को जोड़ता है, गुजरात में पोरबंदर, तो सिलचर को पोरबंदर से, और ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो इस तरीके से दोनों याद रखना, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ठीक है। चलिए, ये देखिए आप लोग, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, सिलचर को पोरबंदर से। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में ये टीआरई के। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता कौन से इससे लिया गया? ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, और मैं इससे आप लोगों को एक वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ में लेकर जाना चाहूंगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ना आप लोग, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों की काम की चीज है। देखिए, भारत की संविधान के अंदर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की बात की गई है प्रस्तावना में, ठीक है। अगर आपको प्रियम्बल याद है तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो भी बच्चे थे सपनों वाली क्लास में जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, आप लोगों का कब हुआ था? 1789 में। हर कोई बच्चा लिखेगा, सभी लोग लिखो। इसके बाद एस्टेट में क्वेश्चन आया था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा था लुई, ठीक है, लुई 16। फिर जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने बोला कि सर इसको इंग्लिश में भी लिख दो करके, ठीक है। तो भाई ये लुई 16, रोमन नंबर पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो लुई 16 कौन से वंश का था? बारबन डायनेस्टी का, बारबन डायनेस्टी, बारबन डायनेस्टी। हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बारबन, ठीक है, बारबन वंश से बिलोंग करता था ये, ओके। 1789 के अंदर में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। उस समय में राजा था लुई 16, बारबन वंश का राजा था ये। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है,
इस क्रांति के बाद में राजा की पहले शक्तियां कम की गई और फिर राजा को जो है गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन का मतलब होता है ऐसा खचाक करके सर अलग कर देना, ठीक है। गुलेटिन का मतलब होता है, ठीक है, कभी देखा है क्या आप लोगों ने फ्रांसीसी राजा का गुलेटिन वाला फोटो? आप लोगों को मैं जो है ना यहाँ पर मैं दिखाऊंगा एक कि किस तरीके से उसको जो है वो गुलेटिन कर दिया गया था, ठीक है। कि कैसे गुलेटिन किया गया था, गुलेटिन। और गुलेटिन करने के बाद में सर कैसे दिखाया जाता है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, कि कैसे जो है उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसके बाद में। देखिए आपको एक फोटो दिखाता हूं मैं, इस फोटो को देखो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा गुलेटिन का मतलब क्या होता है। फिर जिंदगी में आप लोग जो है ना डरोगे गुलेटिन से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गुलेटिन दिखा रहा हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी राजा था लुई 16, ठीक है। वो फ्रांस के साथ में गद्दारी कर रहा था, फ्रांस के खिलाफ ऑस्ट्रिया और प्रशिया एम्पायर था उसकी मदद ले रहा था। तो फ्रांसीसी लोगों ने उसके ऊपर में मुकदमा चलाया। देखिए ये राजा था पहले, ये देखिए पूरा खून निकल रहा है, खून को जमा कर रहे हैं यहाँ पर में, धड़ 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 खून निकल रहा है। ये पूरा ऐसा खचाक करके गिराया गया सर पे, देखिए सर अलग हो गया धड़ से, इस तरीके से, है ना। वो ऐसे इस प्रकार से पहले पहले कैसा था, उसको पकड़ के कैसे लाया गया वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे उसको पकड़ के लाया गया कि भाई आ करके तेरे को गुलेटिन करने वाले हैं। तो गुलेटिन करके पहले उसको रखा गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर में सुलाकर उसके ऊपर में गुलेटिन करके वो कर दिया गया, उसको काम तमाम कर दिया गया उसका। गुलेटिन से जस्ट पहले वाली इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट पहले गुलेटिन के जस्ट पहले वाली इमेज भी देखिए आप, ठीक है। देखिए गुलेटिन से जस्ट पहले ऐसा खड़ा था इंसान, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर में सर रख के खचाक करके गिरा के सर अलग, इसको गुलेटिन बोलते हैं, फ्रांस के राजा का कर दिया गया था। आज ये यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, समानता, बंधुत्वता और, ठीक है, यहाँ पर में स्वतंत्रता, ये कंसेप्ट हम लोगों ने लिए हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। 9th में पढ़ा था सर, बिल्कुल ये वही तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है लिंक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, जस्टिस 3 प्रकार के हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इनमें से कौन सा वाला न्याय शामिल नहीं है? पहली बात, ये न्याय का कंसेप्ट कौन से देश से लिया गया है, कौन सा देश था जहां से लिया गया है, जल्दी बताओ आप लोग, ठीक है, कौन सा देश था जिससे लिया गया था न्याय का कंसेप्ट? तो न्याय का कंसेप्ट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, लिया गया है यूएसएसआर से, जिसको आप लोग कई बार शॉर्ट में रशिया भी बोलते थे क्योंकि रशिया उसमें सबसे बड़ा भाग था। तो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सांस्कृतिक न्याय की कहीं पे भी बात नहीं की गई है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा वाला नहीं है ये पूछा गया है आप लोगों से, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए बिहार एस्टेट के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का, एस्टेट एसएसटी के अंदर में, टीजीटी में 9 10th में। लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में कौन राजा था? इसका आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में देगा। 2600 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इसको आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पूरा का पूरा अपनी जान झोंक रखी है पूरी टीम ने आप लोगों के लिए लेक्चर में, तो सभी लोग जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। कमेंट्स में आंसर आ जाना चाहिए आपके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में कौन थे? तो लुई 16। डायरेक्ट आपका आंसर देख लीजिए, आप लोगों ने एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप लोगों ने एग्जाम वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, लुई 16 कौन से वंश से था ये बता दो। ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था, डी ट्रिपल एस बी के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। लुई 16 कौन से वंश से बिलोंग करता था? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने, लुई 16 कौन से वंश से बिलोंग करता था, तो ये भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लुई 16 जो है फ्रेंड्स बारबन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, फ्रांस का, फ्रांसीसी क्रांति के समय में ये राजा था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग,
ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं बिल्कुल करवाऊंगा। और कल रात में मैंने साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग जो है करेंगे आगे में जाकर। लुई 16 ये है आपका। नाउ वस्तु विनिमय प्रणाली की सही विशेषता कौन सी है? इस पर 2 बार क्वेश्चन आया है वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर में, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, हर कोई बच्चा आंसर करेगा इसका यहां पर में। आंसर कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सभी के सभी लोग। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय प्रणाली की सही विशेषता कौन सी है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कि बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर में पैसे का लेन देन नहीं होता। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये बिल्कुल सही है। ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी, मनी का यूज नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इजियर, नहीं, गलत है भाई। पैसे वो इस इंसान को ढूंढना पड़ता है जिसकी नीड हो। आपको एप्पल खाने का मन है और सामने वाले के पास में जो है एप्पल नहीं है, बनाना है, तो आप क्या करोगे भाई? सामने ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एप्पल हो। तो एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इट इज एन एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल ही नहीं होता इसके अंदर में। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित नहीं है? कौन से राज्य के अंदर में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। कौन से राज्य से संबंधित नहीं है सरदार सरोवर परियोजना? तो सरदार सरोवर परियोजना मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है, गुजरात के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको बनाया गया है, गुजरात के अंदर में। और आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि गुजरात के अलावा राजस्थान को इससे फायदा होता है, मध्य प्रदेश को होता है और महाराष्ट्र को। तो टोटल कौन से राज्य है? टोटल जो है आप लोगों के फ्रेंड्स याद रखना है, आप लोग 4 राज्य है। तो छत्तीसगढ़ को इसका फायदा नहीं होता, छत्तीसगढ़ इससे कोई संबंधित नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों ने लगा दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये लिख दो 4 आंसर, क्योंकि ये बार बार 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर है? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन आपका, बताओ। सभी के सभी लोग आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई है टीआरई से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि वो भी आपको बता दूं, तो अभी मैं जस्ट आपको जो है ना वो भी बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप लोग उसको मतलब क्या न्यूज आई है आप लोगों के लिए और क्या आपके लिए उसके अंदर में निकल कर सामने आया है जस्ट उस लेक्चर के बाद में। तो सभी लोग उस लेक्चर को भी जरूर देखेंगे। तो सरदार सरोवर बांध जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का गुजरात में है और नर्मदा नदी के ऊपर में बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध ब्लैंक में बनाया गया है, DSSB DOE का क्वेश्चन, ये गुजरात में बनाया गया है। नदी का नाम आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। नर्मदा पर बना सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को कवर करता है? कौन से राज्य को कवर करता है, ठीक है। कौन से? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो बेसिकली चारों आंसर दिए हुए हैं, कौन से राज्य में है ये बोलना चाह रहा है वो, तो गुजरात राज्य के अंदर में है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार सिलेक्शन बैच जो है आप लोगों का, उसका आज आखिरी दिन है आपका, ठीक है। 40% ऑफ का आपको जो है रिवीजन बैच यहाँ पर में आप लोगों को मिल जाती है। रिवीजन बैच जो 300 रुपए की रिवीजन बैच है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पर में अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो सपनों वाली क्लास है वो भी आप लोगों को मिल जाती है पूरी की पूरी, पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ में। तो कैसे आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स? सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आप वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वीडियो जो है अभी हमारा चल रहा है, ये वीडियो है आपका जिसमें अभी हम लोग लाइव है, ठीक है। इस वीडियो में अभी हम लोग लाइव है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। नीचे में अगर हम लोग जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे में जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों के कमेंट्स भी दिखाई देंगे आप लोगों को। जो आपके कमेंट्स अभी यहाँ पर में चल रहे, देखिए आप लोगों के कमेंट्स चल रहे, उसके नीचे में मतलब बेसिकली आप लोगों को साइड में दिखेगा, यहाँ पर में डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की एक लिंक दी गई है, लिंक tr.ee। इस पर क्लिक करने के ऊपर में, इसके बाद में आपके पास में ये एक पेज खुलता है। तो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, जैसे मान लो TRE 3.0 का PRT कोर्स लेना चाहते हो आप, तो इस पर क्लिक करेंगे आप लोग और आपको देखिए यहाँ पर में डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। बस बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल भरनी है, सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल है। आप बाकी का समय अपने पढ़ाई पर दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा? यहाँ पर में भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपका सतलज नदी के ऊपर में, महानदी के ऊपर में, नर्मदा के ऊपर में, ठीक है, कंसावती के ऊपर में। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ओके, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है ये बांध। और भी बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसके आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में करोगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, उसके आंसर आप लोग मेरे को बताते जाइए जल्दी जल्दी से। आप मुझे बताइए कि गुलाबी पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपको बताया था गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ठीक है, तो क्या हुआ था आपका बाद में? रोना आ गया था भाई यार ये, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, कभी कभार नहीं होता शराबी दिल, कुछ और हो जाता है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने।
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और पॉइंट आप लोगों को जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग याद रखोगे कि भाई आपकी जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति, जिसको आप लोगों ने सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहा है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये किस चीज से रिलेटेड है आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में। हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का, ठीक है। आपको बताना है कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ जो कॉरिडोर है आपका, कॉरिडोर वो किस चीज से जोड़ता है, ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, उसमें फोकस क्या था, फोकस एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, क्या था, हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर में आधारित था, लेकिन किस चीज के ऊपर में था वो, ये बताएंगे आप सभी लोग। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कौन से देश से लिया गया है, देश का नाम बताएंगे आप, कौन से देश से लिया गया है, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे ताकि मेरे को यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स मिल जाए, ठीक है। चैट रेट आपका 1000 के करीब चल रहा है, तो ऐसे ही आप लोग तेजी से आंसर करते रहेंगे आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। चलो तो नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों की जो है एक आप लोगों के लिए एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये बताया गया है कि आप लोगों का आपका जो TRE 4 है उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आई है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा अटेम्प्ट से रिलेटेड जो है आप लोगों की एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो उस खबर को जरूर देखिए। इस वीडियो के बाद में आप डायरेक्टली वहां पर मैं आऊंगे, उसके ऊपर में आकर आप लोग उस खबर को देख सकते हो, ठीक है। जल्दी से मैं वो खबर के ऊपर में आपको लेकर चल रहा हूँ, इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, जल्दी से आप उस खबर के ऊपर में आ जाइए, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।